गुड मॉर्निंग बच्चों। आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें कवि बिहारी जी के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी क्रम में चलते हुए पढ़ते हैं कवि भूषण के बारे में। पहले हम कवि भूषण जो है उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। कवि भूषण जो है उनका जन्म जो है वो 1613 ईस्वी में हुआ। ये ईस्वी जो है वो याद रखनी है। फिर ये रीतिकाल जो था वो अधिकतर श्रृंगार रस का कवि थे, यानी श्रृंगार रस का मतलब नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने वाले कवि अधिकतर पाए जाते थे। परंतु कवि भूषण जो थे उन्होंने कुछ अलग किया, उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी, इसलिए इन्होंने रीतिकाल में कुछ नया आयाम लेकर ये आए। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले, अर्थात रीतिकाल के जो कवि थे वो किससे थे? श्रृंगार रस के, यानी श्रृंगार रस का मतलब नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन वो अधिकतर करते थे। परंतु कवि भूषण ने क्या किया? उसे नया आयाम दिया, अर्थात नई दिशा दी। उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी। ज्यादातर जो थी वो श्रृंगार रस के कवि थे, परंतु इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी। इसको अंडरलाइन करना है। काल कौन सा था? रीतिकाल। और इन्होंने कविताएं लिखी वीर रस की। फिर इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, इसको भी याद रखना है। इनका मूल नाम जो था वो घनश्याम था, इसको भी अंडरलाइन करना है। कभी एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछ ले या बीच में से भी आपको ये लिख कर आना है कि इनका मूल नाम जो था वो घनश्याम था। और भूषण तो इनको उपाधि मिली थी, और ये उपाधि जो थी वो किसने दी थी? तो इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था। ये राजा थे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज, इनके दरबार में इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। ये वहां के राजा थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको अंडरलाइन कर लो। शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी है, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछकर दो रचनाएं पूछ ले तो ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। कुछ तो इनके नाम के अकॉर्डिंग है, जैसे शिवा बावनी है, शिवराज है ना, शिव भूषण है, शिव उल्लास है, सॉरी भूषण उल्लास, ये कुछ तो उनके नाम के अकॉर्डिंग ही है। उनकी सर्वाधिक सबसे प्रमुख रचना कौन सी थी? शिवराज भूषण। ऐसे भी पूछ ले भूषण की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो कौन सी थी? शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार, वह ओज गुण की विशिष्टता, अर्थात गुण कौन सा था? ओज गुण। ये चीज आप कहाँ लिख सकते हो? विशेष में भी याद रख सकते हो कि जैसे कहीं नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन आता है तो वहां प्रसाद गुण होता है, और जहां पर वीरता से युक्त कविताएं लिखी जाती है वो ओज गुण होते हैं। ओज का मतलब अपने अंदर ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाए वीरता का। और जैसे नायक और नायिका के सौंदर्य को देखते हैं तो वहां पर हमारे अंदर मधुरता आ जाती है या प्रेम का संचार हो जाता है, तो वो प्रसाद गुण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ इन्होंने वीर गुण ओज गुण की विशिष्टता बताई। कवि की वाणी जो है वह देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। आज भी उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो ओज गुण की धारा प्रभावित होती है। अब यहाँ पर ये जो पाठ है उसका सारांश दिया गया है। पूरे पाठ का थोड़ा थोड़ा सारांश दिया गया है, जितने भी ये पद दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। कवित का मतलब जैसे कबीरदास जी ने दोहे लिखे, बिहारी जी ने जैसे सोठे लिखे या छंद लिखे, तो ऐसे इन्होंने कवित का मतलब ये छंद होते हैं, ये छंद इन्होंने लिखे, कवित छंद, यानी इनकी मात्राओं के हिसाब से गिने जाते हैं। यदि कोई लिटरेचर हो तो उसमें समझ में आता है, इनमें तो ऐसा कोई दिया नहीं है ना, तो ये छंद होते हैं, मात्राओं के हिसाब से गिने जाते हैं इनको।
तो इन्होंने कवित जो था उनको अपनी 4 यहाँ पर 5 दिए गए हैं। कवित का मतलब है पद, कवित का मतलब है पद, ये जो लाइनें होती है ना उनको बोलते हैं। तो इन्होंने छंद बना दिए इनको, इसलिए इनको कवित बोलते हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, यानी इनकी जो कविता है उसका नायक कौन है? कौन है? मराठा सरदार शिवाजी। कौन है? अर्थात उन्होंने अपनी कविताओं में शिवाजी का ही वर्णन किया है कि शिवाजी कैसी वीरता से युक्त थे और मराठा सरदार थे। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि शिवाजी जब युद्ध के लिए, पहला जो पैरा है ना, यानी पहला जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का सारांश बताया गया है कि शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार में खलबली मच जाती है, हलचल हो जाती है, क्योंकि शिवाजी के पास जो है वो बड़ी ही असंख्य सेना है और शिवाजी स्वयं भी वीर हैं। तो जैसे ही वह युद्ध के लिए, शिवाजी जो है वो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करते हैं, यानी शिवाजी और औरंगजेब होते हैं। तो जब वे युद्ध के लिए जाते हैं तो सारे संसार में क्या मच जाती है? खलबली मच जाती है। धूल से गर्द, अर्थात असंख्य सेना होने के कारण धूल उड़ती है। तो धूल में जो है वो सूर्य जो है वो कैसा दिखने लगता है? तारे के समान, अर्थात सूर्य का तेज भी कम हो जाता है धूल अधिक होने के कारण। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। ऐसे आपको कभी पूछ ले कि जब शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो प्राकृतिक क्या वातावरण होता है? तो क्या होता है? धूल के कारण सूर्य तारे के समान टिमटिमाता नजर आता है। समुद्र का जल जो है वो पारे के समान दिखाई देता है। जैसे एक थाली में भरा हुआ जो पारा है वो लिक्विड होता है, तो कभी इधर होता है और कभी उधर होता है। तो ऐसे ही समुद्र का जो जल है वो जैसे ही शिवाजी की असंख्य सेना जाती है तो समुद्र का जल कभी इधर होता है कभी उधर होता है। ये क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं और इनको आरोपित किया है, जैसे समुद्र जो है वो पारे पर आरोपित कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछ ले कि क्या क्या वातावरण बदला। औरंगजेब के दरबार में, ये पहले पैराग्राफ का सारांश आ गया। दूसरे पैराग्राफ का है कि औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान, भाई ये शिवाजी जो थे मराठा सरदार थे, वीर थे, तो उन्हें अच्छे राजाओं में उनका सम्मान होना चाहिए, पर औरंगजेब ने उनका सम्मान नहीं किया, जिसके कारण शिवाजी जो थे वे क्रोध से युक्त हो गए। उबलते शिवाजी, क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र, रौद्र रौद्र का मतलब होता है क्रोध, यानी ये रौद्र जो है वो तत्सम शब्द हो गया, क्रोध जो है वो तद्भव शब्द हो गया। तो क्रोध से उनका लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व सिपाहियों का मुख वैसे पीला पड़ गया। क्वेश्चन भी बन सकता है कि शिवाजी के स्वरूप को देखकर औरंगजेब और वहां उपस्थित जो भी सेना थी उनका कैसा हुआ? तो औरंगजेब का मुंह है तो कैसा हो गया? काला, और उसकी सेना का रंग कैसा हो गया? पीला। डर के मारे पीले पड़ गए वो सब। शिवाजी फिर बाद में आगे है कि शेषनाग विधाता करतार व यमराज के दायित्व को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। कहने का मतलब है कि ये सारी धरती का बोझ निभाने वाले, जैसे हिमालय पर्वत है, शेषनाग है, दिग्गज है और यमराज है, परंतु वास्तविक अर्थों में ये बताया गया है कि यह उनका भार न उठाकर वास्तविक अर्थों में शिवाजी इस संसार का भार स्वरूप उठा रहे हैं, अर्थात अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। शिवाजी का शत्रुओं का आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब अधिकार, कि शिवाजी का शत्रुओं पर, शत्रु कौन है? औरंगजेब, कि शत्रुओं पर या मुगलों पर क्या अधिकार है शिवाजी का। जैसे इसमें फिर क्या दे दिए? विशेषण बता दिए कि जैसे इंद्र जो है उस पर अधिकार है जंबासुर, जंबासुर एक राक्षस था तो उस पर अधिकार था इंद्र का। छोटा क्वेश्चन भी पूछ ले कि जंबासुर पर किसका अधिकार था? इंद्र का। बड़वांगल का सागर पर, बड़वांगल का मतलब जंगल में लग जाने वाली आग हो जाती है तो उस पर जल डाला जाता है, तो जल से उसको भिजाया जा सकता है, तो बड़वांगल पर लगने वाली आग, उस पर अधिकार है सागर का। राम पर अधिकार है रावण का, सॉरी रावण पर अधिकार है राम का, रावण को मारा राम ने। वायु का बादलों पर
कहने का मतलब जैसे ही बादल छाते हैं तो वायु रुक जाती है, तो वायु पर किसका अधिकार है? बादलों का। ये सारी उपमाएं वहां पर दी गई है। परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, सहस्त्रबाहु को मारा परशुराम ने, तो परशुराम का अधिकार किस पर हो गया? सहस्त्रबाहु पर। यानी बीच बीच में से क्वेश्चन बन जाते हैं कि सहस्त्रबाहु पर अधिकार किसका है? परशुराम का। जब बीच में से पढ़ोगे तभी तो ध्यान रहेगा ना। दावांगनी का वृक्षों पर, दावांगनी वृक्ष में लग जाती है पूरी दावांगनी, वो उस सॉरी ये बड़वांगनी तो होती है समुद्र में लगने वाली आग, और दावांगनी होती है वृक्षों पर लगने वाली आग। बड़वांगनी तो कौन सी होती है? समुद्र में लगने वाली आग, यानी सूख जाता नहीं है कि समुद्र। चीते का मृग पर, हिरण से चीता मृग के समूह पर, और शेर का हाथी, हाथी बलशाली होता है पर फिर भी शेर से डरता है वो। प्रकाश का अंधकार पर, अंधकार का मतलब अंधेरे पर प्रकाश का अधिकार है। कृष्ण का कंस पर, कंस को कौन मारता है? कृष्ण मारते हैं। उसी प्रकार से ये सारी उपमाएं देकर बता रहा है कि देखो किसका किस पर अधिकार है और कौन किससे डरता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि हे शिवाजी, आप जो हैं वो तो गरुड़ पक्षी, शेर, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। यानी उनकी उपमाएं इनसे भी देता है, गरुड़ पक्षी से भी देता है, शेर से भी देता है, राजा इंद्र, ये सारी उपमाएं दी हुई है ना। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। अर्थात चारों तरफ जो है, चारों दिशाओं में और जहां जहां सूर्य की किरणें फैलती है वहां वहां शिवाजी का अधिकार है। ये सारी चीजें यहाँ पर, यानी जितने भी यहाँ पर अपने कवित्र दिए हैं, अर्थात जितने भी पद दिए उनका समुचित सारांश जो है वो इसमें बता दिया। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। पहले में उन्होंने क्या बताया कि शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस समय क्या क्या होता है, ये चीज बताइए। साजी चतुरंगन सेन उमंग अंग उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत। साजी का मतलब सजकर, चतुरंगन का मतलब चार प्रकार की, सेन का मतलब सेना, अंग का मतलब शरीर में, उमंग का मतलब उत्साह है धारण करके, कि शिवाजी की चार प्रकार की सेना। चार प्रकार की सेना कौन सी कौन सी? कुछ घोड़े पर सवार, कुछ हाथी पर सवार, कुछ रथ पर सवार और कुछ पैदल। चतुरंगन का मतलब यही है कि चार प्रकार की सेनाओं के साथ, और उन सेनाओं में युद्ध करने का जोश है, मन में उन्होंने युद्ध करने का जोश धारण कर रखा है। और जंग का मतलब होता है युद्ध, जीतन का मतलब जीतने के लिए, चलत का मतलब चल रहे हैं। कि शिवाजी की जो चार प्रकार की सेना है वह युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रही है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गे बन के रलत। भूषण बनत, भूषण कहते हैं, बनत शब्द का अर्थ होता है कहते हैं। भूषण कवि कहते हैं कि जैसे ही शिवाजी युद्ध के लिए जाते हैं तो नगाड़ों की आवाज होती है। नाद विहारण का मतलब नगाड़ों की आवाज होती है। और नदी नद, नदी और नद अर्थात नाले और जो नदियां हैं उनका जल जो है एक दूसरे से मिलने लगता है। एल फेल खेल बेल खलक में है गेल गेल, गजन के ठेल पेल सेल उसलत है। एल फेल का मतलब चारों ओर, खलबली खेल बेल गली गली, यानी जैसे ही शिवाजी की सेना गली गली से निकलती है तो सब में वो क्या हो जाता है, भड़कम मच जाता है, खलबली मच जाती है। और हाथियों की जो आवाज है उससे लगता है कि जैसे पर्वत उठने लगे। शेल शब्द का अर्थ होता है पर्वत, और उसलत का मतलब उठने लगते हैं। कि इतने असंख्य हाथी हैं शिवाजी के पास। असंख्य साथी हाथियों के चलने के कारण क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत उखड़ रहे हैं।
तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी पर। तारा सो अर्थात तारे के समान। तरनी शब्द का मतलब सूर्य। तरनी शब्द का अर्थ सूर्य। धूरी धारा, धूल से सने होने के कारण सूर्य कैसा लग रहा है? टिमटिमाता हुआ तारा। अधिक धूल, भाई जैसे एकदम से धूल ही धूल हो रही है तो सूर्य का प्रकाश कम होता जा रहा है और वो एक टिमटिमाते हुए तारे के समान लग रहा है। सूर्य टिमटिमाते हुए तारे के समान क्यों लग रहा है बताओ? शिवाजी की असंख्य सेना होने के कारण चारों तरफ वातावरण धूल से भरा हुआ है और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश कम होता और वह एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है। अपने भावों को तो स्पष्ट कर सकते हैं, बीच में से क्वेश्चन यही बनते हैं ज्यादातर। थारा पर पारा पारावत हो अलत। समुद्र का जो जल है वो मानो ऐसा लगता है कि जैसे एक थाली जो है उसमें पारे को रख रखा है। पारा जो अदर वो पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, वो कभी इधर कभी उधर। कहने का मतलब है कि बहुत सारी सेना जा रही है तो समुद्र का जो जल है वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। तो समुद्र के जल को किसकी उपमा दी है? पारे की। कि मानो ऐसा लगता है, मानो ऐसा लगता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है, मानो ऐसा लगता है। कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र का जल है वो पारे के समान प्रतीत हो रहा है, कि जैसे कुछ पारा डाल रखा है थाली में और वह कभी इधर ढुलकता है कभी उधर ढुलकता है। ऐसे लाइन से भी पूछ ले कि थारा पर पारा पारावर्त को अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या होगा कि शिवाजी की असंख्य सेना के जाने के कारण समुद्र का जो जल है वो पारे के समान प्रतीत हो रहा है। कि जिस प्रकार थाली में पारा रखने से उसको कभी इधर हो जाता है और कभी उधर, यानी जिधर वजन होगा उधर ही हो जाएगा वो तो उसी प्रकार से समुद्र में जल जो है वो कभी इधर हो जाता है और कभी उधर हो जाता है। अच्छी तरह समझ में आया? अनुप्रास ये होगा यदि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो अनुप्रास होगा। हो रही है ना? अलंकार दो तीन लिख सकते हो क्योंकि एक ही में अलंकार एक नहीं होते तो दो तीन होते हैं। समझे नहीं? यही वो नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं आएंगे। ये विशेष में लिख सकते हो क्योंकि इतना बड़ा अलंकार नहीं पूछते। अलंकार केवल 2 लाइन का ही पूछेंगे ज्यादातर। या फिर आपको ये है कि भाई 2 लाइन दे कि इसमें कौन सा है। जैसे मैं ये दूं थारा पर पारा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें तो उत्प्रेक्षा ही है, सॉरी हाँ इसमें तो उत्प्रेक्षा ही है। पर यहाँ जो एक शब्द की आवृत्ति जैसे एल फेल खेल वेल गेल गेल, इसमें कौन सा है? अनुप्रास है। लाइन देगा अगला, पूरा पैराग्राफ नहीं देगा। यदि पैराग्राफ दिया तो वो विशेष में लिखोगे आप। किसमें? विशेष में आप दोनों अलंकार लिख सकते हो कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है? समझ में आ गया? क्या बातें करने आए हैं? क्या पूछ रहा था वो? तेरे से क्या पूछ रहा है? आगे देखो। सबन के ऊपर ही ठाटो रहीबे के जोग, ताही खर्यो कियो 6000 के निहरे। सबन के यानी सबके, शिवाजी अपने पराक्रम के कारण, शिवाजी अपने पराक्रम के कारण सबसे ऊपर बिठाने योग्य है, अर्थात सभी राजाओं के ऊपर बिठाने योग्य है। परंतु ताही का मतलब उसको, खरो का मतलब खड़ा किया। परंतु औरंगजेब ने अपमान करने के कारण उसे कहाँ खड़ा किया? जो 6000 मनसदार है, अर्थात छोटे मोटे जो राजा होते हैं उनके पास शिवाजी को खड़ा कर दिया। क्योंकि सभा में अरे फैसल उसको बोल दे, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। तो औरंगजेब ने उसे अपमान करने के लिए, जबकि उसकी शक्तिता के कारण या वह
शक्तिशाली या पराक्रमी होने के कारण उन्हें उच्च राजाओं के पास उसे बिठाना चाहिए, परंतु उसने अपमान करने के कारण जो 6000 मनसदार थे उनके पास शिवाजी को बिठा दिया। जानी गेर मिसिल गुसिल गुसा धारी मन में, यानी उसने मन में ऐसे सोचा कि मेरा अपमान हो गया, और अपमान से उसने अपना क्रोध दिखाया। कि न्यो ना सलाम न बचन बोले सिहरे, ना तो उसने उसको सलाम किया और ना ही मीठे वचन बोले। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात साही के उड़ा गए जियरे। भूषण बनत, भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी का महावीर लाल रंग देखकर, क्रोध से भरा लाल मुख देखकर सारी जो सभा थी उसके मुंह डर के मारे पीले पड़ गए। तम के लाल मुख शिवा को निरखी भय, उसके लाल मुंह को देखकर साये मुख नो रंग सिपाए मुख पियरे पड़े। साहे मुख का मतलब काला मुख, और औरंगजेब का मतलब औरंगजेब का, औरंगजेब का मुंह है तो काला पड़ गया, और सिपाहियों का जो रंग था वो डर के मारे पीले पड़ गए। ऐसा वहां पर वातावरण हुआ। अर्थ समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब आगे, यानी सबका सारांश जैसे जैसे अपन ने आगे से पढ़ा था वैसे वैसे ही है। तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार है, कहीं वो को शेष नाज दिग्गज हिमालय पर। तेरी ही भुजाओं पर इस धरती का भार है। कवि ये कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरी ही भुजाओं पर, अर्थात तू अच्छा राजा है और अपने दायित्वों का पालन कर रहा है, क्योंकि राजा के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को शिवाजी पूरा कर रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे शिवाजी, इस संसार का भार तेरी ही भुजाओं पर है, कहीं वो को शेष नाज दिग्गज हिमालय हैं। कहने को तो कहते हैं कि धरती का बोझ जो है शेष नाग ने अपने फणों पर, हिमालय पर्वत ने अपने ऊपर, और दिग्गज पर्वत ने अपने ऊपर ले रखा है, पर वास्तविक अर्थों में तू अपने दायित्व का पूरा कर रहा है तो तेरे ऊपर ही उनका भार है। तेरो अवतार जग पोषण भर नार है, कि तेरा जो अवतार है अर्थात तेरा जो जन्म है वह संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार को नाम मधी अमल है, अर्थात इसमें समय की कोई कार्य नहीं है, वास्तविक अर्थों में ये तेरा ही दायित्व है। साई तन जे सरजा समर्थ शिवाजी, साही एक प्रकार की उपाधि है कि है शक्तिशाली शिवाजी। भूषण कहत जीवो तेरो सफल है, भूषण कवि कहते हैं कि तेरा ही जीवन सफल है, क्योंकि तूने एक राजा होने का दायित्व पूरा किया है। इसलिए भूषण कवि ने कहा है कि तेरा जीवन सफल है। भूषण कवि ने शिवाजी को ऐसा क्यों कहा कि तेरा जीवन सफल है? क्योंकि उन्होंने एक राजा के कर्तव्य को पूरा किया, एक राजा के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के कारण भूषण ने ऐसा कहा कि तेरा जीवन ही सफल है। तेरो कर बाल करे मल छन को काल है, तेरो को मतलब तेरी, करबाल का मतलब तलवार, मलेच्छन का मतलब मुगलों का नाश करने वाली है, कि तेरी जो तलवार है वो ही मुगलों का नाश करने वाली है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल, कि जो समय है वो तो व्यर्थ में ही बदनाम हो रहा है, वार्षिक अर्थों में तो तेरी तलवार से ही इन मुगलों का नाश हुआ है। तो समय जो है भाई, समय के अकॉर्डिंग वो मरते गए, तो समय तो व्यर्थ में ही बदनाम हो रहा है, वास्तविक अर्थों में तो तेरी तलवार ने ही इन मुगलों का विनाश किया है। यहाँ पर ये जो उपमाएं दी हुई थी उन उपमाओं को इन्होंने दे दिया। इंद्र जिम जम पर, राजा इंद्र का जिस प्रकार से जंबासुर पर अधिकार है या आधिपत्य है, आधिपत्य लिख लो चाहे अधिकार लिख लो,
एक ही बात है कि इंद्र का जैसे जंबासुर, जंबासुर एक राक्षस था, उसको राजा इंद्र ने ही मारा था। तो इंद्र का जैसे जंबासुर पर, बाड़व जो अंब पर, वो ना बड़वांगनी का अधिकार समुद्र, समुद्र की अग्नि पर। रावण संदर्भ रघुकुल का, रावण पर अधिकार है रघुकुल, यानी राम के दादा का नाम रघु था, इसलिए रघुकुल के राजा राम का अधिकार है रावण पर, उसको रावण ने मारा। कौन बारी, बारी का मतलब बादलों पर अधिकार है, सॉरी हवा पर अधिकार है बादलों का। शंभूरति नाहे पर, कामदेव पर अधिकार है शिव जी का। रति नाय का अर्थ होता है कामदेव पर, रति कामदेव की पत्नी है, तो कामदेव पर अधिकार है शिव जी का, शिव जी को। जो सहस्त्र बाहु पर राम, जिसे परशुराम जी जो थे उनको उन्होंने अधिकार में ले रखा था सहस्त्र बाहु को, जो सहस्त्र बाहु था उसको परशुराम जी ने मारा। दावा दुम दंड पर, चीता का मृग झुंड पर, मृगों के झुंड पर चीते का अधिकार है। भूषण ब्रितुंड पर जैसे मृगराज का, अर्थात हाथियों पर अधिकार है शेर का। हाथी बलशाली होता है परंतु फिर भी शेर से वो डरता है। तेज तम अंश पर, अर्थात प्रकाश का अंधकार पर अधिकार है। कंस पर अधिकार कृष्ण का, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार से इन मुगलों पर हे शिवाजी तेरा अधिकार है। यो मलेच्छ का मतलब मुगलों के वंश पर, शेर शिवाजी है, शिवाजी तेरा अधिकार है, अर्थात सबका अधिकार बताते हुए शिवाजी का भी अधिकार बताया। अब आगे, गरुड़ का दावा जैसे नाग समूह है पर, नागों का जो समूह है उस पर अधिकार है गरुड़ पक्षी का। दावा नागनु जो सिंह ताज का, अर्थात लंबी सूंड वाले हाथी, हाथियों का जो झुंड है उस पर अधिकार है शेर का, सिंह का। दावा पुरुत प्रहारन के कुल पर, अर्थात सभी पहाड़ों पर अधिकार है राजा इंद्र का। दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज का, सभी पक्षिन का मतलब पशु जो पक्षी हैं उन पर अधिकार है बाज पक्षी का, बाज पक्षी का अधिकार सभी पक्षियों पर। भूषण अखंड नवखंडन महिमंडल, भूषण कवि कहते हैं जो बिना खंडित है, अर्थात सूर्य की जो किरणें वो बिना खंडित है और एक एक कोने में जो पहुंचती है। तम पर दावा रवि किरण समाज का, अर्थात अंधकार पर अधिकार है सूर्य की किरणों का। पूर्व पछाज देश दक्षिण के उत्तर लो पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं पर जहां पातशाही तहां दावा शिवराज का, कि जहां जहां मुगल सेना फैली हुई है वहां वहां हे शिवाजी आपका अधिकार है। यह है पूरा वीर रस से युक्त कविता। बनत शब्द का अर्थ क्या होता है? कहना। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार बताता है? ये पीछे तेरी बुक है, आपकी बुक नहीं है? अच्छा आपकी है क्या? भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस है और कौन सा गुण है? वीर तो रस है और कौन सा ओज गुण है। कवि भूषण की दो रचनाएं कोई सी भी लिख लेना आप, शिवराज भूषण लिख लेना, शिवा बावनी लिख लेना, ठीक है। भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया? प्रकाश का। सहस्त्र बाहु को किसने विजय प्राप्त की? परशुराम जी ने। वितुंड पर, वितुंड पर, हाँ वितुंड तो यदि हाथी स्वयं है और स्वयं हाथी पर किसका अधिकार है? इसकी जगह ये आ जाए हाथी,
वितुंड की जगह हाथी आ जाए तो वितुंड। हाँ, वितुंड हाथी है, ये हाथी पर शेर का अधिकार है। और फिर वीर रस की ये निबंधात्मक प्रश्न है, ये नहीं करना है। बीच के क्वेश्चन जो है वो मैंने बीच बीच में तुम्हें बताए हैं, वो करना है। नहीं, निबंधात्मक नहीं करना है। सहस्त्र बाहु, ऐसे बोल, सहस्त्र बाहु परशुराम जी। हाँ, आप तो ना जैसे वहां लिखो तब तो बड़ा लिख देना, यहाँ आप ऐसे लिख लो परशुराम जी। हाँ भाई, एग्जाम में जब लिख कर आओ तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख देना कि सहस्त्र बाहु पर अधिकार है परशुराम जी का, ऐसे लिख देना। और ये पीछे वाले नहीं, बीच बीच में मैंने आपसे जो क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है क्वेश्चन आपका ये जो पार्ट है आगे से इसी में से पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निबंधात्मक नहीं करना है। अभी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे वाला, ये जो गद्य है ना वो निकालो, थोड़ा गद्य पढ़ेंगे आज। भय, भय का मतलब डर। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इसको जीवन परिचय को अंडरलाइन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आपको एक कवि और एक लेखक दोनों के याद करने होते हैं। हाँ, जीवन परिचय केवल एक इसी से आएंगे। आपकी जो पीयूष प्रवाह है उससे एक निबंधात्मक क्वेश्चन और 3 जो है वो लघुरात्मक, अति लघुरात्मक नहीं, लघुरात्मक आते ही नहीं है कभी, इतने आते हैं उसमें तो, वो 12 नंबर की किताब होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम गद्यकार थे, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इनकी हिंदी साहित्य इतिहास अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है, इसको भी अंडरलाइन करो कि हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रमाणित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, ये इनकी रचना है, इनको अंडरलाइन कर लो। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में कि समय का जो विभाजन किया था वो भी इन्होंने किया था, काल विभाजन जो होता है वो भी इन्होंने किया था, इसको मत करना अंडरलाइन। फिर है ये मूल्यता आलोचक और विचारक है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये मूल्यता क्या है, आलोचक और विचारक हैं। 1904 में इनकी निबंध सरस्वती, और इसको अंडरलाइन करो, 1904 में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादायमिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे, इसको अंडरलाइन करो। प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब पुराने जो निबंध थे उनमें चिंता, इसको भी अंडरलाइन कर लो। चिंतामणि भाग 1 व चिंतामणि भाग 2 प्रकाशित है, पुराने निबंध जो है उनमें। चिंतामणि भाग तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है, यानी एक रचना चिंतामणि भाग जो है ना उसके लिए तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। आगे जो है ये इन्होंने मनोविकारों को उद्घाटित किया है, मन में उठने वाले जो विकार हैं, मन की जो भावनाएं हैं, जैसे उत्साह भी मन में ही होता है, क्रोध भी मन में ही होता है, श्रद्धा भक्ति हमारे प्रति, किसी को हम किसी के प्रति श्रद्धा रखें तो वो भी हमारे मन में ही होती है। तो इन्होंने अपने जो निबंध लिखे वो मनोविकार, यानी मन में जो भाव है उनको स्पष्ट किया है। जैसे मित्रता वाला तो मन में भाव थे वो भी, और ये यहाँ पर भय वाला ये भी मनोविकार से उत्पन्न है। घृणा, भय आदि मनोविकार संबंधी निबंधों को
उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य है। आपको कभी ये पूछे कि उनके निबंधों में कौन कौन से मनोविकार हैं, तो इन सबको आपको लिखना है। उत्साह है, करुणा है, क्रोध है, श्रद्धा भक्ति है, ये सारे मनोविकार हैं। इनके निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोग की विविध परिस्थितियों का आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संदर्भों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। अर्थात मन जो है किस प्रकार से रहता है, कैसे विवादों में व्यस्त रहता है, उन सबको उनको उद्घाटित किया है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां बताई है उन्होंने कि जीवन को गतिशील बनाती है। इन सबको इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया। अब घर से ये जो पाठ है आप घर से पढ़कर भी आओगे, और अगले जो है अपन इसको पढ़ लेंगे। पहले पद्य पढ़ लेंगे, फिर गद्य पढ़ लेंगे, साथ साथ चला लेंगे, ठीक है। आवेश, 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 आवाज नहीं